ये बेटा जिशान कैसे हो? एहसन, समीर, निताशा, आ रही है आवाज अब? जी मैंने वो म्यूट करा हुआ था, उस वक्त आप लोग आए नहीं थे इसलिए। अच्छा जी, आज जो है लास्ट क्लास में जो है जिशान जरा सा तबीयत बहुत ख़राब थी। एकदम फ्राइडे वाले दिन जो है जुम्मे की नमाज तो मिल गई, जुम्मे की नमाज पढ़ के जो है बस आप लोगों की क्लास का जो है एक वो थोड़ी से जो है नोट्स वगैरह बना रहा था कि एकदम जो है मुझे जिस्म में बेताशा दर्द हुआ। फिर एकदम जो है 101 102 बुखार हो गया भाई, इतना शदीद बुखार हुआ। मैंने कहा भाई अल्लाह रहम करे, अब ना भी हो तो बोले हाँ भाई नमाज पढ़ने गए थे ना जुम्मे की, लोगों में लग गया होगा जो आजकल चल रहा है। मैंने कहा अल्लाह ना करे भाई। बहरहाल तो 2-3 दिन तक रहा और फिर वो डॉक्टर से मैंने जो है फ़ोन करके जो है मेडिसिन लिखवा ली। फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि अब नहीं है, लेकिन बड़ा ख़तरनाक सा एक मामला हो गया था, एकदम डर गया था। खैर बहरहाल वो तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाले। आज जो है हम आईए के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों ज़रा गौर से सुनिएगा। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने जो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जो जो चीज़ें अभी तक डिस्कस करी थी बच्चों, उस बेसिक अकाउंटिंग में अगर आपको थोड़ा सा याद हो बच्चों, तो हमने जो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, रूल्स ऑफ डेबिट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, देन व्हाट इज द अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर आपके पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स आ गए जिसको आप जो है पिलर्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज हो गया। फिर आपके पास डबल एंट्री सिस्टम हो गया कि एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर जो है कि एसेट एंड एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, व्हेनेवर एसेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इन द बिजनेस डेबिट रिकॉर्ड, whenever asset and expenses decreases in the business credit record, whenever liabilities, capital and revenues increases in the business credit record, whenever liabilities, capital and revenues decreases in the business debit record. इसके साथ साथ फिर जो है डबल एंट्रीज करी, काफी डबल एंट्रीज बनाई, आपको बताया बोला था कि आप इसकी प्रैक्टिसिंग साथ साथ इन द मीन टाइम इन द मीन वाइल करते रहो। इसके बाद जब वाइल कंप्लीटिंग द डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्रीज जब बन गई तो फिर सेकंड स्टेप में वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल लेजर, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स। और जब इंडिविजुअल टी अकाउंट में वी हैव टू पोस्ट द ईच ट्रांजैक्शंस, हर एक का इंडिविजुअल टी अकाउंट बनता है और उसको कहा जाता है जर्नल लेजर। और फिर जर्नल लेजर में सारी एंट्रीज की पोस्टिंग हुई, फुटिंग, बैलेंसिंग करी। और फिर इसके बाद एट द एंड आपने जो है थर्ड स्टेप में यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। हाउ वी कैन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर बैलेंस्ड, जो आपके पास जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंसेस निकले हैं, यानी मेरा कहने का मकसद है बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम उस बैलेंस ब्रॉट डाउन से वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड द verification of trial balance is that the debit and credit both sides are always equal. तो इसका मतलब है कि आपने डबल एंट्रीज भी सही बनाई है और आपकी पोस्टिंग, फुटिंग, बैलेंसिंग भी सही है इफ एंड इफ ट्रायल बैलेंस इज 100% रिकनसाइल्ड। तो जब ये हो गया, जब आपका डबल एंट्रीज हो गई, तो मैंने कहा था जब बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है आपके पास जो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा, तो आपने क्या कर दिया फिर बच्चों, गौर से सुनिएगा। आपने कहा यार अब क्या करा जाए, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अब आपकी डबल एंट्रीज जो हैं वो आपके साथ साथ जो है, मतलब कहने का मकसद है कि
वो इतनी ज्यादा डबल एंट्रीज बनने लगी कि वो आपके काबू में नहीं आने लगा। तो ये बात जब अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के पास गई कि एक एक दिन के अंदर जो है 40-40, 50-50, 100-100 ट्रांजेक्शन बन रही हैं, तो उन्होंने डबल एंट्रीज को ब्रेकअप करके जो है डे बुक्स प्रिपेयर कर दिया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का हो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का हो, व्हाटएवर। और जब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपने बनाई तो उसके अंदर आपके पास जो है इन ट्रेडिंग बिजनेस जनरली देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज बुक, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, फिर कैश बुक एंड पैटी कैश बुक एंड द जर्नल। फिर ये हमने इसका सवाल करा कि भाई आपकी डबल एंट्री से जान छूट जाती है, नेम ऑफ कस्टमर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। और फिर जर्नल लेजर भी आपका स्प्लिट होकर जो है वो आपका अल्लाह ने हिदायत दे स्प्लिट होके दो जो है 3 किस्म के जो है लेजर्स हो जाते हैं। एक कहलाता है सेल्स लेजर, एक कहलाता है परचेज लेजर और एक कहलाता है जो पहले से जर्नल लेजर ऑलरेडी मौजूद था, जिसको नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है। अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कंपनी मस्ट प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? भाई अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द accounting period, company must prepared their financial statements। भाई सर अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड इज कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स बेटा। जरूरी नहीं जनवरी 1 से स्टार्ट हो और दिसंबर 31 को खत्म हो, ये जरूरी नहीं है। बीच में ड्यूरेशन 12 महीनों का होना चाहिए। अच्छा जी सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनती हैं एट द एंड ऑफ द 12 महीने कंप्लीट होने के बाद? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से आपका सर क्या मतलब है कहना? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने नाम बताए, बोला भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट बनती है उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। जरा सुनते जाइएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी एग्जांपल याद हो तो हम लोगों ने, मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा था। हु इज मिस्टर अहमद? ओनर ऑफ द बिजनेस। उन्होंने सदर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो है कारोबार ओपन करा था। और हम कौन है? हम मिस्टर अहमद के कौन है? अकाउंटेंट है। मिस्टर अहमद ने हमें एज एन अकाउंटेंट अपॉइंट करा है अपने बिजनेस के अंदर। और हम जो है सुबह 9 बजे से जाते हैं, रात को 9 बजे तक उनके जो है शॉप में बैठते हैं। जितनी भी सेल होती है, परचेज होती है, जो भी है, सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसलिए हम मिस्टर अहमद ने हमें रखा हुआ है। तो अब एट द एंड ऑफ द 12 मंथ्स, 12 महीने बाद जो है मिस्टर अहमद हमसे कह रहे हैं कि भाई मेरी कंपनी की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास सबसे पहले नंबर पे इनकम स्टेटमेंट आई और दूसरे नंबर पे आपके पास आ गई बैलेंस शीट। दूसरे नंबर पर आपके पास आ गई बैलेंस शीट। अच्छा सर, पहले आ गई आपके पास इनकम स्टेटमेंट और दूसरे नंबर पे आ गया आपके पास बैलेंस शीट। ठीक है सर, तो फिर क्या हुआ? अब जरा गौर से सुनिएगा। सर ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में फर्क क्या है, क्या मतलब है? भाई जो इनकम स्टेटमेंट है, द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। इसको दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी है। इनकम स्टेटमेंट कहो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहो। और अब इसका नाम जो है इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कर दिया है। वो बाद में कंपनी अकाउंट्स का जब आएगा ताल्लुक तो मैं बता दूंगा। अभी तो आपको मैं 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और बात, जरा एक कंप्लीट करूं बात। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम इनकम स्टेटमेंट है। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम इनकम स्टेटमेंट है, और यू कैन से दैट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और यू कैन से दैट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीनों एक ही नाम है। अच्छा सर, दूसरी का नाम क्या था? बैलेंस शीट। अभी पहले जरा मैं कंप्लीट कर लूं बात, इसके बाद जो सवाल हो यू कैन फ्रीली आस्क। द सेकंड स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट
or you can say that statement of financial position, statement of financial position। सर क्या फर्क है इस दोनों को? इनका डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज जरा सा गो थ्रू करवा दूं, और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे या पिलर्स ऑफ अकाउंट्स थे, जरा गौर से सुनिएगा, वो थे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, ELCER। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा इसमें से दो हेड से आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, यानी आप सारे रेवेन्यूज को, फिर मैं जरा गौर से सुनो, जितने भी रेवेन्यूज हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों की मदद से, जितने भी रेवेन्यूज हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनकी मदद से आप यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। यानी दो हेड ऑफ अकाउंट से आप यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। ये लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ दो हेड्स आएंगे, इसके अलावा तीसरा नहीं आएगा बेटा। यानी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट। बाकी जो रेस्ट है आपके पास एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल बोलो या ओनर्स इक्विटी कहो, इससे आपकी बैलेंस शीट बनती है। इसीलिए कभी कभार इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो दो हेड्स ऑफ अकाउंट से यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, बाकी रेस्ट ऑफ थ्री हेड्स ऑफ अकाउंट से आप यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सर क्या होता है इन दोनों में फर्क क्या है? भाई जो आपके पास रेवेन्यूज का मतलब क्या है? इनकम। रेवेन्यूज का मतलब क्या है? इनकम। और एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? खर्चे, एक्सपेंडिचर्स। अगर आपके इनकम कि भाई ये वाली स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया है अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कि भाई इस फॉर्मेट के लिहाज से यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इफ इनकम और यू कैन से दैट रेवेन्यूज, इनकम और रेवेन्यूज सेम है भाई, इनकम का हो या रेवेन्यूज, इज ग्रेटर देन का साइन यूं होता है, इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, यानी आपके एक्सपेंसेस कम है और आपकी इनकम ज्यादा है, तो द कंपनी में प्रॉफिट, तो कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा। यार मेरे 100 रुपए की इनकम है और 70 रुपए मेरे खर्चे हैं, तो 30 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और मेरे इनकम कम है, अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो कंपनी में एक लॉस। तो मालूम हुआ बच्चों के इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी और द बिजनेस। यार इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आसान लफ्जों के अंदर समझाने की बात है कि हम कंपनी का प्रॉफिट जो एक साल के अंदर जो भी ऑपरेशंस करे हमने, उस एक साल के अंदर आया हमारी कंपनी प्रॉफिट पे खड़ी हुई है या लॉस पे हुआ उन 12 महीनों में जो आप अभी गुजार कर आए या पूरे कंप्लीट करके आए, तो वो कहलाती है इनकम स्टेटमेंट। बाकायदा अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इसका आपको जो है एक फॉर्मेट बताया है कि इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इस तरह से बैलेंस शीट बनेगी। तो ये दो कंपोनेंट्स आपके सामने मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपके बारे में डिस्कस के सामने लिखे हैं। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा, इसमें सिर्फ दो हेड्स नहीं होते। अगर आपके पास कभी
फिल इन द ब्लैंक्स में आइए में सवाल आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप इसके 5 हेड्स, 5 जो है हेड्स आपके कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अभी फिलहाल हमारे आईए के अंदर 2 कंपोनेंट्स जो है आपके जो है वो सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। लेकिन जब आप कैप 5 में जाओगे तो होपफुली आपको ये पांचों पढ़ने पड़ेंगे, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो पहले से पढ़ी होगी, वो दोबारा आ जाएगी, लेकिन उसके साथ एक और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज आ जाएगी, और एक आपके पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा, और एक कहलाता है नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये पूरा 5 चीजों का सेट है। इन पांचों कंपोनेंट्स को मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है प्रिपेयर की जाती है। लेकिन हमारे आईए के अंदर अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं, that is income statement. And why we have to prepare the income statement? Income statement is prepared to find out the profit and loss, to find out the net profit or loss of the company. और बैलेंस शीट जो है वो आपको करंट पोजीशन बताती है, बैलेंस शीट की बिजनेस की वैल्यूएशन बताती है कि बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, और ओनर्स की अपनी कैपिटल वर्थ कहाँ पे स्टैंडिंग है, अभी उसकी जो है करंट पोजीशन एट द आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स, उसकी जो है बिजनेस की करंट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने बड़ा ही शानदार एक काम ये करा कि जो पूरे 5 हेड्स हैं, उन 5 हेड्स को 2 को आपने कंज्यूम कर लिया इनकम स्टेटमेंट में, और बाकी 3 को आपने कंज्यूम कर लिया बैलेंस शीट में। तो आपके पूरे हेड्स कंप्लीट हो गए। 3 हेड्स आपके बैलेंस शीट पे काम आ गए और 2 हेड्स आपके जो है इनकम स्टेटमेंट में आ गए। अब जरा गौर से एक और बात सुनिएगा, सर ये कैसे बनता है? मैं उन लोगों से अभी स्पेशली जो है मुखातिब हूँ जो मेरी इस लेक्चर में वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम आपके पास जो है वो उनको अकाउंटिंग पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए कि जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत, जिनको आइडिया है, तो उनको थोड़ा बहुत ये फॉर्मेट याद होता है, तो मैंने आपके लिए ये इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ है। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, और ये देख लो, सिर्फ एक सबसे पहली बात उन तमाम स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनको ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब कि आपके जो है आसानी से वो याद हो जाता है ना। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट 2-3 मरतबा आप लोग भी इंशाल्लाह बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास सबसे पहले जो है बच्चों ये कंपनी का नाम आ जाता है। जरा मैं आपको बता दूं, ये इधर आपके पास कंपनी का नाम लिखा हुआ आ जाता है। ये आईए के अंदर आप लोगों को एक आपका 25 नंबर का सवाल है, 25 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, तो बहुत अच्छी तरीके से करो, एडजस्टमेंट सीखोगे और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आराम से बन जाएगी। इनकम स्टेटमेंट की आपने हेडिंग डाली, और इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के फॉर द ईयर एंडेड December 31 करके आपने ईयर का नाम लिखा। वेरी फर्स्ट टाइम है तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप लोग भी इस तरीके से कर लेना कि आप लोग अपने पेज में आपके जो रजिस्टर है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वेरी फर्स्ट कंपोनेंट यानी इनकम स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम राइट के ऊपर 3 कॉलम बना लेना, जैसे मैंने तुम्हारे लिए बना के रखे पेंसिल से। नेट का थोड़ा इशू आ गया था, सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है बेटा? सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है बेटा? नेट का इशू हो गया था बेटा।
अच्छा जी, तो इधर तक मैंने बात कह रहा था कि हम सबसे पहली स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर पेपर में भी आपके पास ये 25 नंबर का एक सवाल है और आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला कंपोनेंट है वो आपके पास इनकम स्टेटमेंट है। और क्या ही अच्छी बात है कि अगर आप ये 3 कॉलम बना लें, 3 कॉलम बना लीजिए एक्सट्रीम राइट कॉलम पे अपने रजिस्टर के। पेपर में भी बना लेना बेटा, पेपर में भी बना लेना, जिंदगी आसान हो जाएगी, सुकून से बना लोगे। हर एक के सेपरेट सेपरेट मार्क्स हैं तो गैदर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला अजीज। अच्छे मार्क्स से जो है पास हो जाओगे और तुम लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। इस स्टेटमेंट के अंदर याद रख लो हर एक के सेपरेट सेपरेट मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाली। अब ये स्टेटमेंट जरा देखिएगा। सबसे पहले हाँ, एक और आपकी बात मुतवज्जा करूं कि वेरी फर्स्ट देखो ये जो सेल्स लिखा है मैंने, ये जो आपके सामने हाईलाइटेड करा है, ये सेल्स से लेकर जिंदगी में याद रख लेना जो आखिरी जो आपके पास चीज आ रही है, जो नेट प्रॉफिट तक आ रहा है, याद रख लेना इसमें आपको कोई चीज भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अलावा तीसरा कोई हेड कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल कर लो, याद रख लो इसमें इनकम स्टेटमेंट में किसी का आना और किसी का ममनू है भाई। सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेवेन्यूज आएंगी, या तो वो परटेन करती होंगी रेवेन्यूज या वो उनका ताल्लुक होगा एक्सपेंसेस से। हाँ, ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में करोगे तो इंशाल्लाह फिर सबको याद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेल्स, अच्छा अब क्या करना है, 3 कॉलम आपने बना लिए। सेल्स लेस करा आपने सेल रिटर्न, सेल रिटर्न ही माइनस करते हैं। अगर कोई इंटर कॉमर्स वाले मेरे से बात सुन रहे हो और इंटर कॉमर्स से जो आए हैं, तो बेटा हम लोग इंटर कॉमर्स में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को एक साथ माइनस करते थे। इधर माइनस करोगे जीरो मिलेगा, जीरो। सिर्फ सेल रिटर्न माइनस करोगे। सर क्यों भाई, फॉर्मेट है यार, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड से चलती है हमारी इंटर बोर्ड की जो अकाउंटिंग है, वो अमेरिकन बोर्ड से अमेरिकन स्टैंडर्ड से चलाते हैं वो लोग, और इधर आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग करनी है। यानी उधर बहुत सारी चीजें जो है ना ऐसे ही बस चलती चली जा रही है, इतने सालों से उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं करे। हालांकि बहुत सारी चीजें अपडेटेड हो गई इसके बाद भी, लेकिन वो चलाते चले जा रहे हैं। बहरहाल सेल्स में से माइनस करोगे सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट माइनस नहीं करना। सर तो सेल डिस्काउंट कहाँ जाएगा, याद रख लो आप लोग जरा सा गौर से सुनना। सिर्फ सुनने वाली क्लास है बेटा, जरा गौर से। वो आप अदर एक्सपेंसेस में लिखोगे सेल डिस्काउंट, आप अदर एक्सपेंसेस में लिखोगे सेल डिस्काउंट। भाई रिस्ट्रिक्शन है, भाई रिस्ट्रिक्शन है ये, बिल्कुल मैं इस तरह से कहता हूँ। भाई फजर की नमाज में फजर की पढ़ते हो कि कोई ऐसा पागल नहीं होगा बच्चा जो बोल रहा है यार चल यार फजर में काम करता हूँ, जोहर की भी एक साथ ही पढ़ के रख देता हूँ ताकि जोहर में नहीं पढ़नी पड़ेगी। और जोहर में बोल रहा है एक काम करता हूँ अभी फारिग हूँ तो असर मगरिब और ईशा जो है ना वो भी अभी अभी पढ़ लेता हूँ यार लगे हाथों, तो शाम में फिर जो है ना कोई पंचायत नहीं रहेगी, फ्री घूमूंगा। तो भाई आपकी थोड़ी चलेगी यार। तो इस तरीके से हमारी नहीं चलेगी, इस तरीके से आपको ही यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो ये लिखा है। तो सेल्स में से सबसे पहले आपने माइनस करा सेल्स रिटर्न। जब सेल्स रिटर्न को माइनस करा तो आपके पास आ गया नेट सेल्स, उसको फाइनल कॉलम में, इसको मैं फाइनल कॉलम बोलता हूँ, इसको मैं फाइनल कॉलम बोलता हूँ। अच्छा ये 3 कॉलम बनाना, मैं फिर बोल रहा हूँ 3 कॉलम बनाना। पेपर में भी यार पेंसिल से बना डालना, पेंसिल से बना देना, जैसे सोल्यूशन में बने हुए होते हैं यार, बच्चे हमसे होशियारी मार रहे होते हैं। भाई तुम आसान में भी पढ़ो ना यार, क्यों तुम्हें जरूरी है कि मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाए। सेल में सेल रिटर्न माइनस करा, आपके पास आ गया नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हेडिंग डाली आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये हटा देता हूँ ताकि कहीं परेशान ना हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास क्या है, हेडिंग है। क्या ही बात है, पेपर में भी इसको डबल लाइन कर देना, पेपर में भी डबल लाइन कर देना, लेस लिखिएगा, लेस लिखिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ऐसे ही छाप देना पूरा। याद करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक सेंटर वाले कॉलम में लिखना,
एड नेट परचेजेस हेडिंग है भाई, नेट परचेजेस हेडिंग है। अब इसको तीसरे कॉलम में लिखोगे, परचेजेस ऐड करोगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। अब याद रखना ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या है, कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें आपके लिए रखिए कि जब साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा उस वक्त बताऊंगा। कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, फ्रेड इनवर्ड भी बोलते हैं, सब एक ही नाम है, लेकिन याद रख लेना इनवर्ड का वर्ड आएगा, फ्रेड इनवर्ड। लेकिन एक होगा ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, एक आपके पास एक्सपेंस होगा ट्रांसपोर्टेशन आउट, कभी आउट लिखा होगा कभी आउटवर्ड लिखा होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड के लिए वर्ड इनवर्ड लिखा हुआ लाजमी होगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो मेजरली दो किस्म के हैं बेटा। एक कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड is a part of cost of goods sold, is a part of cost of goods sold, is a part of cost of goods sold। तो भाई ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। वो एक अलग बात है कि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का दूसरा नाम फ्रेड इनवर्ड भी है, फ्रेड इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी है, कैरेज इनवर्ड। सर ये होता क्या है, वो भाई जो परचेजेस लेकर आते हैं साल के बीच में, सर परचेजेस स्टॉक गुड्स जिस चीज का हमारा कारोबार है, तो वो उस गुड्स को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है वो परचेजेस के साथ जाती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती है। तो सर दूसरा क्या है, वो है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। तो ये इसका दूसरा नाम है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड करो, कभी ये भी दिख जाएगा फ्रेट आउटवर्ड। तो भाइयों ये जो है फ्रेट आउटवर्ड का और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। सोचो ना, वरना आपका ग्रो, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को नहीं लिखा और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को किसी ने गलती से अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर गलत हो जाएगा यार, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत हो जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत होगा तो जाहिर सी बात है आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि भाई हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने जा रहे हैं, हेडिंग है। इसमें सबसे पहले आपने ले लिया ओपनिंग स्टॉक, सेंटर वाले कॉलम में लिखा, फिर ऐड परचेजेस की हेडिंग डाली, ठीक है सर। सबसे पहले आ गया परचेजेस, फिर परचेजेस को ऐड करके आपने, अभी वापस अनवर रिपीट होगा बेफिक्र रहो, परचेजेस को परचेजेस लिखा, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को ऐड करा या कैरेज इनवर्ड को ऐड करा और लेस करा परचेज रिटर्न, लेस करा परचेज रिटर्न। तो अगर परचेजेस में ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को ऐड कर दो और परचेज रिटर्न को माइनस कर दो तो आपके पास नेट परचेजेस आती हैं। तो आपके पास क्या आती हैं, नेट परचेजेस आती हैं बच्चों। और नेट परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक, अगर ऊपर देखो तो जरा ऊपर ओपनिंग स्टॉक है, मैं आपके लिए बॉक्स बना रहा हूं,
ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेट परचेजेस निकला किस तरह है। नेट परचेजेस किस तरह निकला है भाई? परचेजेस एट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट लेस परचेज रिटर्न। सर परचेज डिस्काउंट अगर फर्स्ट एंटर में जो है साथ लिखते थे, नहीं भाई इधर अदर इनकम में आता है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज अदर इनकम, जिसका नाम डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो नीचे अदर इनकम में आती है। बहरहाल ये फॉर्मेट को रट्टा लगाना पड़ेगा पहले। तो ये नेट परचेजेस हो गई। अब आप सुनो, परचेजेस एट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लेस परचेज रिटर्न। तो आपके पास आ गया नेट परचेजेस। नेट परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक को ऐड करा मैंने अलग, जो है ब्लैक लेटर से लिखा है, ब्लैक जो है वो कहलाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। ये कहलाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। उसमें से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। उसमें से क्या लेस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे। और जब क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे और उसमें से स्टॉक लॉस को लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे, स्टॉक लॉस को माइनस करोगे, तो आपके पास तीसरे फाइनल कॉलम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और याद रखना पूरे अकाउंटिंग में माइनस का साइन नहीं होता, उसकी जगह पे ब्रैकेट लगाया जाता है, वो भी स्मॉल ब्रैकेट। तो पेपर में याद रखिएगा माइनस के लिए लगा कर आना भाई, लगा कर आना प्लीज। बोले सर नहीं लगाऊं तो भाई क्यों नहीं लगाएगा यार, पेपर देने जा रहा है, तफरी थोड़ी हो रही है जो आप बोल लो मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाना भाई, 2 मरतबा पेपर दे देना बेटा, कोई मसला नहीं भाई। अपनी चलाओगे तो फिर उसके अंदर बरकत तो आएगी। जब अपनी चलाओगे तो 2-3 मरतबा तो फिर पेपर दोगे ना यार। जब आपसे कह रहे हैं कि भाई तमीज तरीके से हर चीज लिख कर आना। अब मेरा सवाल ये है, जरा गौर से सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे ज्यादा पंचायत बनाने में ओपनिंग स्टॉक को सेंटर वाले कॉलम में लिख दिया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एड नेट परचेजेस की हेडिंग डाली, परचेजेस में ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट को ऐड करा, परचेज रिटर्न को माइनस करा, तो आपके पास आ गया नेट परचेजेस। आपके लिए ये बना रहा हूँ नेट परचेजेस। ये नेट परचेजेस और ऊपर वाला ओपनिंग स्टॉक दोनों को जमा करा तो ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। ये कहलाता है सेंटर वाले कॉलम में गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आया, अभी तो ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस को जमा कराए तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। अच्छा सर इसके बाद आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। सर सब कुछ दिया होगा, इससे बेफिक्र हो जाओ, इससे परेशान नहीं हो, सब कुछ सवाल में दिया होगा। सर स्टॉक लॉस जब आएगा जब देखेंगे, जब कटेगा तो बटेगा। अभी सिर्फ फॉर्मेट याद कर लो यार। तो ये आपके आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब माइनस करा तो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट का नाम आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद एड अदर इनकम की हेडिंग डाली तुमने। इसमें आपके पास परचेज डिस्काउंट का हो या डिस्काउंट रिसीव का हो, दोनों में से कोई भी नाम लिखना चाहो, इस पे कोई मसला नहीं है। बैड डेट रिकवर्ड, कोई पिछले साल का डूबा हुआ पैसा मिल जाए, या इंटरेस्ट इनकम या कमीशन इनकम। कोई बैंक में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, उधर से इंटरेस्ट मिला, तो ये सारी अदर इनकम को जमा करा तो ये कहलाता है टोटल अदर इनकम। ये कहलाता है टोटल अदर इनकम। इसको फाइनल कॉलम में लिखा बच्चों। अच्छा, टोटल अदर इनकम और ऊपर है ग्रॉस प्रॉफिट।
टोटल अदर इनकम ऊपर है ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को जमा करा तो ये आपके पास आ गया टोटल इनकम। ये आपके पास आंसर आया टोटल इनकम। अब जब टोटल इनकम आ गई तो लेस अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग डाली। आप एक बात और जहन में रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अलावा कोई तीसरी चीज दिख रही हो, याद रखना, नेवर एवर। कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं दिखेगी जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के अलावा हो मेरा बेटा, याद रख लेना। अब मेरा सवाल यह है कि इसमें से आपने अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग डाली और अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपने लिख दिया रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस लिखा, सैलरीज एक्सपेंस लिखा, दुनिया जहां के वेजेस एक्सपेंस लिख दिया, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस लिख दिया। इधर बच्चों सेल डिस्काउंट आएगा, यूटिलिटी बिल आ गया, रेंट एंड रिपेयर्स आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड आ गया। इन सारे एक्सपेंसेस की चेकलिस्ट को आपने सेंटर वाले कॉलम में लिख दिया और फिर इसको सेंटर वाले कॉलम में जब लिख दिया तो इससे आया आपके पास टोटल एक्सपेंस। इनका टोटल करा तो आपके पास आंसर आया टोटल एक्सपेंस। अगर आप ऊपर देखो, जरा सा दिमाग लगाओ तो ऊपर आपके पास जो ये आ रहा है कि टोटल इनकम आ रही है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को, टोटल अदर इनकम को जमा करा तो टोटल इनकम बन गई। उस टोटल इनकम में से बच्चों तुम लोग माइनस कर रहे हो टोटल एक्सपेंसेस, तो ये आ गया क्या, नेट प्रॉफिट। ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। ये आपके पहले फॉर्मेट का पहले कंपोनेंट यानी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ये आपके पहले कंपोनेंट यानी के इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। कोई चीज भी तुम्हें एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के अलावा नहीं मिलेगी बेटा। इसलिए हटा रहा हूं ताकि जरा गौर से देख लो एक नजर जरा सा। लेकिन बहरहाल ये आपको किसी हाल में भी बनानी पड़ेगी यार, ये ऐसे सिर्फ देख के थोड़ी रिकॉल होगी यार, ये तो इतना तेज याद होना। और यही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है, जो बच्चे बोलते हैं आपको कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑब्वियसली बात है उसको आपने डे फर्स्ट से पढ़ना होता है बिल्कुल रेगुलर। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया और टोटल एक्सपेंसेस को जब माइनस करा तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये जो पहली स्टेटमेंट हमने कंप्लीट करी, कंपोनेंट जो कंप्लीट करा वो कहलाता है इनकम स्टेटमेंट, और यू कैन से दैट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इधर तक सबके बात समझ में आ रही है? जरा इसको काइंडली जरा जल्दी से लिख तो लो यार। इसको कॉपी करना लाजमी है बच्चों, कॉपी नहीं करोगे समझ ही नहीं आएगा। ये हर चीज फिक्स्ड है बेटा, इसमें कोई चीज भी आगे पीछे नहीं हो सकती है। हाँ, जो एक्सपेंसेस के सारे नाम थे वो आगे पीछे जो है हो सकते हैं कि पहले तुमने वो लिख दिया, ये कुछ और लिख दिया। लेकिन आपके पास ये नहीं है कि आप ये बोलो कि यार मुझे जो है ना इसका ये नहीं आ रहा तो ये कर लूंगा, ये नहीं हो सकता मेरे बेटा। देख लो,
कोई सवाल है तो पूछ लो मेरा बेटा। देख लो जरा, शाबाश। हाँ भाई, अभी इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा। सबने कॉपी कर लिया ये? अगर दिया होगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी डाल देंगे, सही है अनवर। आ सकता है अनवर, तुम्हारा आईए के लेवल में नहीं दिया हुआ होता इसलिए नहीं डाला मैंने, समझ गया मैं। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी होगी तो डाल देंगे मेरा बेटा, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब सवाल करेंगे प्रैक्टिकली सामने देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये तकरीबन मैंने 90% जो है फॉर्मेट पूरा इसलिए बना दिया कि कोई इसमें आगे पीछे हो सकता है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ये तो कंप्लीट फॉर्मेट बनाया है। इतने बड़े सवाल के अंदर हर चीज थोड़ी होगी यार, लेकिन क्या, ताकि आपको कभी मसला ना हो। तो ये आपकी पहली जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट के बाद आपके पास दूसरे नंबर पे आपके पास जो स्टेटमेंट बनती है जब ये नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब नेट प्रॉफिट
आपका फाइंड आउट हो जाता है तो इसके बाद आप लोग जो है सेकंड नंबर पे बनाते हो बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर इसमें भी आप जरा देखो तो ये आपका कंपनी का नाम आता है बच्चों, जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31 लिख दिया आपने। इसके बाद आपके पास ये एसेट्स की हेडिंग डाली। एसेट्स में आपके पास नॉन करंट एसेट्स आ गए। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहले अगर बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, अपनी तरफ से ले रहा हूं, ये बनाया नहीं था, ये आपके सामने बना रहा हूं। बिल्डिंग आ गई आपके। अच्छा, इसके लिए भी बेहतर ये है। अच्छा, एक और बात, फर्स्ट ईयर इंटर में जो बैलेंस शीट होती थी वो शायद हॉरिजॉन्टल वे में बनती थी। फर्स्ट ईयर में जो बैलेंस शीट बनती थी बच्चों वो हॉरिजॉन्टल वे में बनती थी। इधर वर्टिकल वे में बनती है बच्चों। इधर आपके पास वर्टिकल वे में बनती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, सारे सेंटर वाले कॉलम में लिखे आपने अमाउंट्स, और भी जो आपके दिमाग में आ रहे हो व्हाटएवर। या आपके फाइनल कॉलम में आपने लिख दिया टोटल नॉन करंट एसेट्स, इसके बाद आपने हेडिंग डाली करंट एसेट्स की। सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है बेटा? करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे आपने लिख दिए। और अगर कोई प्रीपेड हो तो ये भी आ जाएंगे। इन सब का टोटल आपने इधर लिखा बच्चों। ये हो गया टोटल करंट एसेट्स। और ऊपर आपके पास अगर आप देखो तो टोटल करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स और टोटल नॉन करंट एसेट और टोटल करंट एसेट्स को दोनों को ऐड करा हमने, तो आपके पास जो है टोटल एसेट्स बन गए। टोटल एसेट्स जुड़ेंगे। जब आप टोटल करंट एसेट्स और
नॉन करंट एसेट्स को जमा करके फाइनल कॉलम में लिखोगे बच्चों, और इधर डबल लाइन कर दोगे, वर्टिकल वे में बनती है। तो ये कहलाता है टोटल एसेट्स बेटा, ये आपके पास कहलाते हैं टोटल एसेट्स। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। अच्छा जी, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाली। लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग आई बच्चों, वो आ गई आपके पास लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज की हेडिंग आएगी और लायबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले अकाउंट्स पेबल। अगर कोई आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो, अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर आपके पास कोई बैंक लोन हो गया, और अगर आपके पास कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हुए, these all are treated as liabilities। अब ये मैंने जो है बैंक लोन, ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन होगा तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अलग हेडिंग आएगी। है नहीं तुम्हारे इसमें ना, मतलब है, मतलब कि जब आएगा तो उसी वक्त डायरेक्टली मैं बता दूंगा कि लायबिलिटीज भी दो तरह से होती हैं, एक आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। ये तो मैंने एक साथ लिख दी है। इधर आपने इसका टोटल कर दिया तो ये आपके पास आ गया टोटल लायबिलिटीज हो गई। इसके बाद इधर से आपने हेडिंग डाली ओनर्स
इक्विटी की, तो कैपिटल भी कहते हो। इसमें आपके पास जो फॉर्मेट आता है वो आता है कैपिटल एट स्टार्ट होता है, इसमें आप ऐड कर देते हो नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट कौन सा, जो ऊपर आपने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड आउट किया है, और उसमें से आप फिर लेस कर देते हो ड्राइंग्स, जो अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर जो पैसे विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ये ऐड करा और ड्राइंग्स को लेस करा, ये आपके पास कैपिटल एट एंड कहलाता है। और कैपिटल एट एंड को और ऊपर टोटल लाइबिलिटीज को जब जमा करोगे तो ये टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी कहलाती है। कुछ फॉर्मेट समझ में आया मेरा बेटा? जरा देख लो, सबके समझ में आई बात? जरा देख लीजिए, जरा इसको कॉपी कर लो भाई। टोटल एसेट्स हो गए, ये आपका टोटल एसेट्स, ये जो टोटल है ये बराबर आना चाहिए इसके टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के। तो ये आपके पास टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के बराबर हो जाएगा। जरा ये देख लो अच्छी तरीके से प्लीज, इसका फॉर्मेट कॉपी कर लो जरा जल्दी से, शाबाश। देख लो जरा सारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से। मैंने आपके सामने एक सवाल निकाला है अपने ये हैंडआउट के अंदर से, जो आपको पहले भी भेजा हुआ है उसी में एक हैंडआउट में अगर आप देखो तो ये सवालात स्टार्ट जो हो रहे हैं बच्चों, ये कंप्लीटिंग लेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ट्रायल बैलेंस, रिकंसाइल ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। और हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक जो पढ़ी हैं बच्चों, उसमें हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात हुई है। तो उसमें ये देखो, ये पहला सवाल जो है WB वेब का सवाल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड एट ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड भी है। हाँ यही सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। सारे स्टूडेंट ज़रा देखो तो इसका जो ये ट्रायल बैलेंस है
इक्वेशन नंबर 1, ये बच्चों हमारे पास जो है वो टोटल आ रहा है, इसका जो टैली कर रहा है वो कर रहा है 31686 से, 31686 से जो है ये टैली कर रहा है। अगर आप देख लो तो सबसे पहले पेपर में भी एक हमेशा एक अपना एक हैबिट बनाना कि एक दफ़ा ट्रायल बैलेंस को टोटल करके देख लेना कि कहीं पता चला कोई एरर तो नहीं है, वरना तो आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं होगी। यानी मेरे एक यूज टू में है कि मैं हमेशा इसको एक जो है रैंडमली 31686 के बराबर आ रहा है, क्रेडिट साइड पहले ऐड कर ली थी मैंने, तो ये 200 अपनी प्रैक्टिसिंग में रखोगे। मैं हमेशा जब एक सवाल स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो एक नज़र जल्दी से ज़रा देख लेता हूँ कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं है, अल्लाह ना करे। पता चला हम लगे पड़े हुए हैं टोटल करने में और ये पेपर में टैली करता है, तो सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमने सवाल सही करा है या नहीं करा है। एक बात समझा रहा हूँ। फिर आपके 670 हो गया और 520 हो गया और 2150 हो गया और 1500 हो गया और 62 हो गया, 2500 हो गया और 14629, 31686 आ रहा है। सवाल पढ़ते हैं, जरा करते हैं इसको तो अच्छी तरह समझ में आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ बी वेब, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस of B web extracted after second year trading, prepare a trading and profit and loss account। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यानी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2008। अब बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप बैलेंस शीट भी बना देना, आप बैलेंस शीट भी बना देना जो हम बनाएंगे। अब सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये है कि हमने देखा है कि रेवेन्यूज जो इनकम स्टेटमेंट है, जो इनकम स्टेटमेंट जो बनती है, इनकम स्टेटमेंट जो बनती है वो सारी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस से मिलकर बनती है। और जो बैलेंस शीट है, और जो बैलेंस शीट है आपके पास, वो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की मदद से बनती है। तो अब आप क्या करोगे, जरा गौर से सुनो। सबसे पहला स्टेप ये कर लो तो और आसानी हो जाती है। जो स्टार्टिंग में नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो चीजें इनकम स्टेटमेंट में जा रही हैं उसके आगे आई लिख दो, और जो चीजें बैलेंस शीट से पर्टेन करती हैं उसके आगे बी लिख दो, तो तुम्हारा आसानी हो जाती है सवाल। जैसे सेल जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, स्टॉक फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड हो गया, सैलरीज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, मोटर एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, रेंट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, इंश्योरेंस इनकम स्टेटमेंट। आई लिखता जा रहा हूँ, देखो आई स्टैंड फॉर इनकम स्टेटमेंट। फिर आ गया जर्नल एक्सपेंस, आ गया बेटा, प्रीमिसेस बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट है, मोटर व्हीकल बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड बैलेंस शीट, रिटर्न आउटवर्ड बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव देखो इनकम स्टेटमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम स्टेटमेंट, डिस्काउंट अलाउड इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल बैलेंस शीट। मैंने सबसे पहले स्टेप के अंदर सारे आई और बी को जो है सेग्रीगेट करके लिख दिया। अब आते हैं अगर सवाल के ऊपर, और अगर इस सवाल को हम बनाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, कंपनी का नाम है बी वेब,
इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, ये लिख दिया। इसके बाद आपने पहले से ही, क्या ही अच्छा है कि आपने जो है लाइनें ड्रॉ करके रख दो, और मैंने शायद आपको कहा था कि ये 3 कॉलम आप बना लो तो बहुत अच्छा एक काम हो जाता है। सबसे पहले आपके पास आ गया, अगर देखो तो सेल्स आया था, और सेल्स में से आपने पहले ही देख लिया था कि सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड है ये सवाल में या नहीं है। तो रिटर्न इनवर्ड सवाल के अंदर जी था। सबसे पहले मैंने बच्चों सेल्स लिखा, उसमें से लेस कर दिया, रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो रिटर्न इनवर्ड लिख दो। अगर सेल रिटर्न लिखा होता तो सेल रिटर्न लिख देता है। मैं तो बोलता हूँ टर्मिनोलॉजी भी वो यूज करो तो पेपर में लिखी भी आई है। 24174 24174 माइनस, इसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दो। अब देखो ये ले लिया आपने, सिक्सटी टू इधर से माइनस कर दिया, ये आपके पास आ गया नेट सेल्स आ गई। इसमें से लेस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डाल दी। जरा देखिएगा, सबसे पहले आपके पास आ गया ओपनिंग स्टॉक, उसमें आपने फिर हेडिंग डाली ऐड नेट परचेजेस की, और नेट परचेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास आ गया परचेजेस, ऐड कर दो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, लेस करते हो रिटर्न आउटवर्ड है। सवाल के अंदर रिटर्न इनवर्ड तो था बेटा, रिटर्न इनवर्ड, हाँ रिटर्न आउटवर्ड भी है 50 रुपए, रिटर्न आउटवर्ड। अब जरा वैल्यूज लिखते हैं ताकि जरा समझ में आए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ओपनिंग में आपने 24174 लिखा है, -62, तो ये आपके पास आ गया 24112 आ गया, ये नेट सेल्स आ गई। अब अगर आप जाके देखो तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 2500 रुपए है, मैंने ओपनिंग स्टॉक में 2500 सेंटर वाले कॉलम में लिख दिया। नेट परचेजेस में देखा 14629 जो है आपके पास परचेजेस हो गई 14629। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को ऐड कर दो 1500 रुपए, और रिटर्न आउटवर्ड मैंने दिखाया था आपको कि ये सवाल के अंदर गिवन था
रिटर्न आउटवर्ड आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 50 रुपए। तो आपके पास 14629 माइनस 1500 प्लस 1500 माइनस 50 gives you 16079। ये आपके पास आ गई नेट परचेजेस, और नेट परचेजेस में आपने ओपनिंग स्टॉक को जमा कर दिया। ये आ गया 18579। ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। इसमें से बच्चों माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें सवाल में लास्ट में दिया होगा, याद रखना। कहाँ पे दिया हुआ है सर? स्टॉक एट 31 दिसंबर, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है 2548 2548 2548। तो 18579 में से 2548 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16031। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों। ये आपका आंसर आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और जब आपने 16031 को अगर आप ऊपर जाके देखो तो आपके पास जो नेट सेल्स आ रही थी 24112 में से माइनस कर दो तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 8081। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 8081। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। जो जो चीजें लेते जा रहे हैं हम देखते जा रहे हैं। इसके बाद ऐड अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव दिख रही है मुझे। ऐड अदर इनकम, और उसमें एक ही है आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो बच्चों डिस्काउंट रिसीव आपको कितने का दिया हुआ है? 500 रुपए का दिया हुआ है। आपने 500 इसके अंदर ऐड कर दिए, एक ही था तो इसलिए लास्ट वाले कॉलम में लिख दिया। फा 8581 हो गया, टोटल इनकम हो गई। अब सारे एक्सपेंसेस जो हैं लेस अदर एक्सपेंसेस जो है स्ट्रेट लिख दीजिए। तो जो अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे आप लोग, अगर आप स्ट्रेट ऊपर से चलें, सेल्स लिख दिए, परचेज लिख दिया, ओपनिंग लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड लिख दिया, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड हो गया, सैलरीज 2150, सैलरीज एक्सपेंस आ गया 2150। फिर आपके पास आ गया सैलरीज हो गया, मोटर एक्सपेंस 520,
फिर आपके पास रेंट हो गया 670, रेंट के बाद आपका इंश्योरेंस हो गया 111, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया। फिर आपके पास आ गया जर्नल एक्सपेंस 105, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेमिसेस एसेट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। फिर आपके पास डिस्काउंट रिसीव हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड हो गया है, डिस्काउंट रिसीव लिख लिया, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए, डिस्काउंट अलाउड इज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है, अगर तुम इस तरीके से पेपर में करोगे कि कोई भी, ये बड़ा मसला यही तो है, बच्चे को ये नहीं समझ में आता भाई, ऊपर से स्ट्रेट लेते हुए चलना है, बीच बीच में से पिक करके करोगे तो ऑब्वियस की बात है कभी भी नहीं आएगी समझ में, कभी भी टैली भी नहीं होगी यार। बीच बीच से उठाओगे तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। ये कहलाता है टोटल अदर एक्सपेंसेस हो गए बेटा। और अगर हम इसको ऐड करें सारे एक्सपेंसेस को तो 2150, 2150 हो गए, 520, 670, 111, 105, 200, ये आ गए आपका 3756, 3756। और जब ये माइनस करोगे तो ये कहलाता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जरा ऊपर चल के देख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। 8581, 8581 minus 3756 gives you 4825. This is the net profit. This is the net profit. अब अगर आप सवाल की तरफ आओ तो हमने इसमें से जितनी चीजें ले ली हैं, ये जो मैंने हाईलाइटेड कर दी हैं, अगर आप देखो तो ये आई वाले सारे आइटम्स हो गए। अब ये बैलेंस शीट वाले आइटम्स की बारी आई है, जो बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कोड करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आपने इधर ये कंपनी का नाम डाला डब्ल्यू वेब, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन December 31 और ईयर जो लिखा हुआ था लिख दोगे। क्या दिया हुआ भाई, ईयर 2008। अब इधर जाके बच्चों आपने सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग डाली और इन एसेट्स में आपके सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की आपने हेडिंग डाली कि सर इसमें कौन कौन से हैं, जरा देख लें। तो इसमें आपके पास
प्रेमिसेस है 1500 की, मोटर व्हीकल है 1200। मैंने लिख दिया प्रेमिसेस है और मोटर व्हीकल है 1500 और 1200। ये अपने लिहाज से सेंटर वाले कॉलम में मैंने 1500 और 1200 लिख लिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, डेटर क्रेडिटर ये हो गया, और कोई आई थिंक नहीं था। टोटल कर दिया 2700 हो गया टोटल। नॉन करंट एसेट्स हो गए आपके पास। इसमें से आपके पास करंट एसेट्स की आपने हेडिंग डाली, इसमें आपने डाल दिया कैश इन हैंड। देख लेते हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। कैश इन हैंड 40, कैश एट बैंक 1654, डेटर्स में आपके आ गया 1950, क्लोजिंग स्टॉक में आ गया 2548। सबको ऐड करोगे टोटल करंट एसेट्स हो गए 40, 654, 1950, 2548, 6192। और 6192 को ये टोटल करंट एसेट्स हो गए। अगर आप इसको टोटल करो 2700,889, ये आपके हो गए टोटल एसेट्स। ये आपके हो गए टोटल एसेट्स हो गए बच्चों। इसके बाद आपके पास लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की हेडिंग आई बच्चों। और लायबिलिटीज में अगर हम जाके देखें सवाल में, तो आपके पास ये सारी चीजें हो गई थी। लायबिलिटीज में आपके पास एक ही चीज है, क्रेडिटर्स। एक ये क्रेडिटर्स रह गए 1538। बाकी मेरे ख्याल से जो है एक ही लायबिलिटी थी, और वो क्रेडिटर्स हैं कितने के 1538।
1538 लिख दिया। इसके बाद आपने ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाल दी। सबसे पहले आपके पास आ गया कैपिटल एट स्टार्ट, एड नेट प्रॉफिट और लेस करते हो ड्राइंग्स। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कैपिटल स्टार्ट की बात करी जाए तो 5424 नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऊपर जाके देखते हैं नेट प्रॉफिट कितने का है। 4825 ऐड कर दिया। लेस ड्राइंग देख लेते हैं, ड्राइंग्स कितनी दी हुई है 895 की ड्राइंग्स दी हुई है। तो ये आपके पास बच्चों कहलाता है कैपिटल एंड कहलाता है। तो अगर आप 5424 प्लस 4825 प्लस या माइनस 895, ये आ गया 9354। इसमें प्लस कर दो 1538 ऊपर की लाइबिलिटीज। तो ये आपके पास आ रहा है नेट प्रॉफिट कितना आया भाई, वापस से चेक कर लूँ। 8581 माइनस 3756 4825 आ गया। टोटल में क्या गड़बड़ भंड मारा भाई। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड एक्सपेंस में नहीं ऐड करा है। एक मिनट ऐसा जरा देखता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड 2000 रुपये। वेट ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है ऐसा कह रहा है कि सर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड लिखना भूल गए हैं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड लेना भूल गए। थ्री 756 तो ये हो जाएगा 5756 2000 रुपये ना। 2000 रुपये बच्चों मैंने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड नहीं डाला था, जल्दी में मिस कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। और अब जब टोटल करेंगे तो ये टोटल अदर एक्सपेंसेस हो गए और जब इसको ऊपर से माइनस करा तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आ रहा है तो 2000 रुपये कम हो जाएगा। 4825 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 2825 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही है, ऐसा नहीं है 2825 हमारा नेट प्रॉफिट 2825 आ रहा है। हमारा जो प्रॉफिट है वो 2825 आ रहा है। 5424 जमा 2825
-895, ये आ गया 7354, ये आ गया 7354। और इसके अंदर जब आपने ऊपर जाके लाइबिलिटीज को जमा करा यानी 1538, तो ये आपके पास 1538 को जमा करा तो 8892 आ गया, जो कि ऊपर वाले से टैली कर रहा है। ये कहलाता है टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ये जो सवाल करा है बच्चे, हमने बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला ये सवाल स्टार्ट करा है। और अगर आप देखो तो ये आपका 8892 बराबर आ रहा है इस वाले 8892 टोटल एसेट के। और जब आप इधर जाके देखोगे तो आपके पास ये कैपिटल हमने यूज कर लिया, ड्राइंग्स हो गई, ये ब्लू वाले सारे बैलेंस शीट वाले थे, क्रेडिटर्स वगैरह प्रीमिसेस देखो, और इनकम स्टेटमेंट वाले भी आ गए। इस तरह से ये आपकी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। सबके क्लियर है बेटा? जरा देख लो जल्दी से, शाबाश। ये एक आपका 25 नंबर का सवाल आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बच्चों, लेकिन याद रखना है इसके अंदर एडजस्टमेंट बाकी है। एडजस्टमेंट देख लोगे तो ये पूरा मैंने आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट आउट करवा दी। दो हेड्स ऑफ अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट बनती है और बाकी 3 हेड्स ऑफ अकाउंट से बैलेंस शीट बनती है। इज इट क्लियर बेटा? सबके क्लियर है बेटा? जरा बता दो मुझे। अगर बोलोगे तो ये वाली शीट में आपको जो है आपको पीडीएफ फाइल जो है वो व्हाट्सएप कर दूं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। कोई सवाल है तो जरा पूछ लो बेटा। कोई सवाल है तो जरा पूछ लो मुझसे। इज इट क्लियर बेटा? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? जरा देख लो। अगर आप बोलोगे तो ये इसके अंदर नताशा, वो जो आपको जो शुरू की क्लासेस का मैंने बोला हुआ है, वो जरा मैनेजमेंट जरा सा भी डिसाइड कर ले क्या करना है। तो वो क्लासेस जो इतनी भी हुई हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी बेटा, बेफिक्र हो जाओ जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।